नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में किसी भी किसान की मौत की नहीं है कोई जानकारी। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जवाब। मुंबई और गुजरात के तटीय भागों में भारी बारिश का मौसम विभाग का अनुमान। अगले 12 घंटों में ओडिशा और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान की संभावना। राजस्थान की पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए केंद्र द्वारा लगभग 10,180 करोड़ रुपए की मंजूरी। इन योजनाओं से 20 जिलों के 3.8 लाख ग्रामीण परिवार होंगे लाभान्वित। जम्मू कश्मीर में निर्माण श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का मिल रहा है लाभ। पुलवामा जिले की सहायक श्रम आयुक्त ने बताया, असंगठित श्रमिक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं पोर्टल से अपने आप होगी लागू। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में किसी भी किसान की मौत की नहीं है कोई जानकारी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का लोकसभा में जवाब। नहीं है कोई रिकॉर्ड, फिर किस मुआवजे को लेकर हो बात। धरने पर बैठे किसानों से प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने की थी घर लौटने की अपील। दिया था तीनों कृषि कानून वापस लेने का भरोसा। संसद से कृषि कानून वापसी को मिली मंजूरी। किसान संगठनों ने सरकार की पहल को बताया सार्थक। प्रधानमंत्री के प्रपोज्ड कमेटी को लेकर किसान संगठनों से मांगे गए हैं 5 नाम। एमएसपी और जीरो बजटिंग फार्मिंग पर एक्सपर्ट कमेटी में रखेंगे अपनी राय। सरकार की इस पहल को किसान संगठनों ने किया है स्वागत। जल्द भेजेंगे कमेटी के लिए नाम। 11 दौर की वार्ता खत्म होने के बाद सरकार की इस पहल की हो रही है तारीफ, लेकिन कुछ संगठन धरना जारी रखने के पक्ष में। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि किसानों के साथ चर्चाएं चल रही थी। किसानों के साथ बहुत दिनों तक बातचीत करते रहे। चर्चा को सार्थक रूप नहीं लेने दिया गया। पीएम का बड़प्पन देखिए। क्षमा मांगते हुए कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। भाजपा सांसद ने किसानों से अपील की कि अब किसान वापस जाएं और राजनीतिकरण जो इसमें हो रहा है उसे समझते हुए थोड़ा सा उससे दूरी बनाएं। सरकार किसानों के साथ है। प्रधानमंत्री जी का सरकार की मैं प्रशंसा करूंगी कि उन्होंने भी कभी जिद नहीं की। शुरू में जब ये पास हो गया था बिल तुरंत लागू हो सकता था, नहीं किया गया सिर्फ इसलिए कि भाई किसानों के साथ चर्चाएं चल रही थी। हम वार्ता करते रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने किसानों के साथ हमारी चर्चा को सार्थक रूप नहीं लेने दिया। प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि हम समझा नहीं पाए, हम नए सिरे से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा यह है कि किसान की आय दुगनी हो, वो सरल और हमारी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो बहुत आगे बढ़े। अब कमेटी बन गई है, वापस हो गए हैं बिल, तो मुझे लगता है कि जो समझदार किसान हैं वो निश्चित रूप से सरकार की मंशा को देखते हुए अपना पैर पीछे खींचेंगे, अपने घर जाएं, चर्चा करें। और ये हम आश्वस्त कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी, कि किसानों के हक में ही निर्णय होंगे और किसानों की सहमति से ही होंगे। पहली बार भी हुआ था, लेकिन किसान संगठनों से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया था। आपकी खूब व्यापक चर्चा होगी, उसके बाद जो सहमति बनेगी उसी पर निर्णय लिए जाएंगे। तो किसानों से अपील है कि वो वापस जाएं और जो राजनीतिकरण इसमें हो रहा है उसको समझते हुए थोड़ा सा उससे दूरी बनाएं, क्योंकि सरकार उनके साथ है। राजस्थान के लिए 1,816 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं के तहत राज्य के 20 जिलों के 2,348 गांवों में नल जल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इनके जरिए 3.8 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इस समिति ने राज्य से सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं के उपयोग पर विचार करने का अनुरोध किया है। वहीं जल आपूर्ति विभाग राज्य में भूजल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक टैंकों पर काम कर रहा है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल जल की आपूर्ति प्रदान करने से संबंधित योजनाओं पर विचार करने और मंजूर करने के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के गठन का प्रावधान है। हर घर में स्वच्छ नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और महिलाओं, लड़कियों को घर से अधिक दूर जाकर वहां से पानी लाने के कष्ट से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को साकार करने के लिए 2021-22 के दौरान राजस्थान को अनुदान सहायता के रूप में 10,180.50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जेजेएम के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए राज्य से इस साल 30 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है।
2021-22 में केंद्रीय आवंटन के रूप में 10,180.50 करोड़ रुपए और राज्य सरकार के पास उपलब्ध ओपनिंग बैलेंस खर्च नहीं की गई रकम के रूप में 863.53 करोड़ रुपए के अलावा राज्य का 2021-22 के मिलान हिस्से और पिछले वर्षों में मिलान हिस्से में कमी के साथ राजस्थान के पास जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कुल 21,830.73 करोड़ रुपए की निश्चित निधि है। इस तरह भारत सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि राजस्थान में इस परिवर्तनकारी मिशन के कार्यान्वयन के लिए निधि की कमी न होने पाए। जम्मू कश्मीर में निर्माण श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिक वर्ग, विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों को पुरानी बीमारी के रोगियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, अंत्येष्टि के दौरान सहायता और साथ ही मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा में वित्तीय सहायता सहित कई लाभ प्राप्त हो रहे हैं। गरीब लोगों के लाभ के लिए अच्छी केंद्र की सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश लोगों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा था जिसके वो हकदार हैं। इसलिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने फॉर्म जमा कराने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आजकल पुलवामा सहित घाटी के विभिन्न जिलों में लोग सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में अपने फॉर्म जमा कर रहे हैं और इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण करा रहे हैं। पुलवामा जिले की सहायक श्रमायुक्त हफ्सा कयूम ने बताया कि श्रमिकों, विशेषकर सामान्य निर्माण से जुड़े श्रमिकों को उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार इस प्रकार की योजनाओं की ज्यादा आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि असंगठित श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोर्टल से उन पर सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अपने आप लागू हो जाएंगी। मुख्तलिफ स्कीमें हैं, एजुकेशन है, डेथ असिस्टेंस है, क्रॉनिक असिस्टेंस है। ये डिफरेंट स्कीमें अभी चल रही हैं हमारे पास। ये पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। इसमें जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। पोर्टल के हवाले से ये चीज़ें हैं कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी उन पे। मगर जो लोग आएंगे वो भरेंगे, फार्म हासिल करेंगे। गवर्नमेंट खुद घरों में नहीं लाएंगे। जब हम आएंगे इधर तो अब हम हासिल करेंगे, कुछ हासिल करेंगे। अभी मैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए आया हूँ। ये बेसिकली उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो लोअर एजुकेशन की भी काफ़ी भीड़ आजकल लगी है यहाँ पे। उनके पेरेंट्स आते हैं, उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है यहाँ पे। मुंबई में फिर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज मुंबई में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी गुजरात और उत्तरी पश्चिम महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक पालघर, ठाणे और मुंबई बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। एक चक्रवाती तूफान शनिवार सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से भी टकरा सकता है। इस तूफान के कारण इन दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी राज्यों में 5 दिसंबर को बारिश की आशंका है। मौसम विभाग की तरफ से जारी मौसम बुलेटिन में बताया गया कि अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र अगले 12 घंटों में बन सकता है और शुक्रवार के आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र तट से दूर पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। तमिलनाडु में चेन्नई सहित कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस बीच 20,836 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन बारिश में 500 से अधिक मवेशी मारे गए और 2000 से अधिक झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में औसत से 82% अधिक बारिश हुई है, जबकि चेन्नई में 83% से अधिक बारिश दर्ज की गई। थुथुकुडी जिले के अधिकारियों ने थम्मीबारानी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ की चेतावनी जारी की है। अन्य बांधों से अचानक करीब 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वेल्लोर जिले के मोरधाना और राजथोप्पू जलाशय अपने पूरे स्तर को छू चुके हैं और अतिरिक्त पानी को छोड़ा जा रहा है। केरल में स्थित मुल्लापेरियार बांध में के शटर भी खोल दिए गए थे क्योंकि जल स्तर 142 फीट की अधिकतम सीमा तक पहुंच गया था। चेन्नई में अशोकनगर, कोडम्बक्कम, पेरुम्बक्कम और सेमेचेरी जैसे इलाकों में निवासियों के लिए मुश्किलें जारी हैं। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के अनुसार शहर के 561 जल जमाव वाले स्थानों में से 227 में पानी निकाला जा चुका है और शेष क्षेत्रों से पानी निकालने का काम चल रहा है, जिसके लिए 750 से अधिक हैवी ड्यूटी पंप लगाए गए हैं।
मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने कहा कि दक्षिण थाईलैंड और उसके आसपास बना कम दबाव कल शाम अंडमान सागर के मध्य में पहुंचा, जिसके 4 दिसंबर की सुबह ओडिशा तट से टकराने की संभावना है। इससे पहले कल मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के शनिवार सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराने की आशंका जताई है। इस तूफान के कारण इन दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। जो लो प्रेशर सिस्टम बना था जो कि साउथ थाईलैंड एंड एडजॉइनिंग एरिया में, तो वो धीरे धीरे कल शाम को अंडमान सागर के मध्य भाग में पहुंच गया है। आज भी उसका जो स्थिति है वो उसी एरिया में एक्टिव है एवं और उसका जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मिड ट्रोपोस्फियर तक, जो एटमॉस्फेयर में मिड ट्रोपोस्फियर तक ये फैला हुआ है। 3 दिसंबर सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के एरिया में ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस है। उसके बाद ये जो इसका जो मूवमेंट का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट वो कंटिन्यू रहेगा और 4 दिसंबर मॉर्निंग टाइम्स में ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा कोस्ट के आसपास में पहुंचने का संभावना। इसके वजह से 3 तारीख के शाम से लेकर रात तक आपका कोस्टल उड़ीसा में बारिश होने का संभावना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिल्ली में 21 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को कौशल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रमाण पत्र प्रदान किए। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाने की रिपोर्ट। नया भारत नए अवसर और नई समृद्धि को किया जा रहा है साकार। जी हां, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में 21 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रमाण पत्र वितरित किए। ई कार्ट लाइसेंस के लिए इनके कौशल को और ज्यादा बढ़ाए जाने के उद्देश्य से इन्हें और ज्यादा प्रशिक्षित किया गया है ताकि ये अपने स्वरोजगार को और भी बेहतर ढंग से चला सकें। ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ हमने स्किल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो ईस्ट ई कार्ट वेंडर्स को हम स्किलिंग करेंगे, अपस्किलिंग करेंगे और उनको स्वच्छता के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, कस्टमर रिलेशंस के बारे में उनको स्किलिंग किया जाएगा। और मैं मानता हूँ ये ईस्ट दिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है क्योंकि हम 2500 लोगों को ट्रेनिंग करेंगे और 2500 लोग अपने बलबूते में दे विल बी सेल्फ सफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। यही प्रधानमंत्री का एक विजन है कि स्किलिंग से नए अवसर क्रिएट करें और यही नए भारत का एक विजन भी है। पूर्वी दिल्ली के इन 21 स्ट्रीट फूड वेंडर्स में से कोई चाय पराठा बनाता है तो कोई कढ़ी चावल और कोई अंडे का ठेला लगाता है। लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत मिले प्रशिक्षण से ये स्ट्रीट फूड वेंडर्स काफी उत्साहित है। हमें बहुत अच्छा लगा, हम इस चीज़ से जुड़े हैं और हमारा हौसला और ज़्यादा जाहिर हुआ कि हमें आगे बढ़ने का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं वेज बिरयानी बेचता हूँ लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे और इन्होंने ट्रेनिंग में दी साफ़ सफाई के बारे में और ग्राहक से प्यार से बोलना और पेटीएम के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। देश में करीब 55 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं और अगर दिल्ली की ही बात की जाए तो एक अनुमान के अनुसार यहाँ 80,000 से 1 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इन लोगों को और भी ज्यादा सशक्त बनाया जा रहा है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। और अब बात करते हैं मंडी की। क्या रहा अनाज के अलग अलग मंडियों का भाव। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई हो रही है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। मक्का के रकबे में अब तक 13,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 3,39,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 3,26,000 हेक्टेयर ही रहा था। बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 29 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,630 रुपए, जो कि 30 नवंबर को 10 रुपए बढ़कर 1,640 रुपए हो गया। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का की खरीद फरोख्त स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 29 और 30 नवंबर को मक्का का भाव 1,750 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह राजस्थान की बेगू मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा।
यहाँ 29 नवंबर को मक्का का भाव था 1840 रुपए, जो कि 30 नवंबर को भी 1840 रुपए पर टिका रहा। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में मक्का के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 30 नवंबर को मक्का का भाव 520 रुपए टूटकर 1710 रुपए से 1190 रुपए पर आ गया। वहीं मंगलवार को मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में मक्का 1550 रुपए पर बिकी, जबकि छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में मक्का का कारोबार 1350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। देश में रबी सीजन के चलते दलहनी किसानों में मसूर की बुआई चल रही है। रबी मसूर का रकबा बीते साल से 90,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मसूर की कुल बुआई 5,23,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 6,14,000 हेक्टेयर रहा था। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य से कम रही। मंडियों में मसूर के सौदे मामूली उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 29 नवंबर को मसूर का भाव रहा 6,670 रुपए, जो कि 30 नवंबर को 20 रुपए गिरकर 6,650 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की मिर्जापुर मंडी में भी मसूर के सौदे मामूली कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 29 नवंबर को इसका भाव रहा 7,845 रुपए, जो कि 30 नवंबर को 20 रुपए लुढ़क कर 7,825 रुपए हो गया। यहीं की सहारनपुर मंडी में 30 नवंबर को मसूर की खरीद 15 रुपए की मजबूती के साथ हुई। 29 नवंबर को यहाँ इसका भाव था 7,885 रुपए, जो कि 30 नवंबर को 7,900 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान मसूर का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ। यहाँ 29 नवंबर को इसका भाव रहा 8,250 रुपए, जो कि 30 नवंबर को भी 8,250 रुपए पर टिका रहा। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में मंगलवार को मसूर का भाव रहा 6,615 रुपए प्रति क्विंटल। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। यह 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और मंडी खबर के बाद आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान गेहूं की बुआई जारी रखे। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अभी के समय प्याज की बुआई की जा सकती है। मध्यवर्ती इलाकों में मटर और चने की बुआई पूरी कर ले। वहीं घाटी क्षेत्र में प्याज की रुपाई जारी रखे। हिमाचल प्रदेश के किसान गेहूं की बुआई पूरी कर ले। यहाँ के किसान प्याज और लहसुन की बुआई जारी रखे। पहाड़ी उप आर्द्र क्षेत्र में सरसों की बुआई जारी रखे। हिमाचल प्रदेश में राजमा और सोयाबीन की कटाई कर ले। कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर रखे। बात उत्तराखंड की करे तो भाबर और तराई अंचल में गेहूं की जल्द पकने वाली किस्मों की बुआई करे। साथ ही यहाँ के किसान जौ की बुआई भी जारी रखे। वहीं उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की बुआई करे। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है।
यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। और इसी के साथ किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।